नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसमें आते हैं वर्धन वंश और इनका जो टाइम पीरियड है ये था 550 AD से लेकर 647 AD तक। तो इसमें पहला पॉइंट आता है दी पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड एट थानेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट है हरियाणा में, बाई पुष्यभूति प्रोबेबली टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। तो ये जो वंश है वर्धन वंश, इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है क्योंकि वर्धन वंश को स्थापित करने वाले पुष्यभूति राजा थे। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था ये वंश? थानेश्वर में, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है हरियाणा में। और इसका टाइम पीरियड भी बता रखा है कि किस टाइम पे ये वंश स्थापित हुआ था, दैट इज़ बिफोर 6th, और यू कैन से द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। जब 6th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे पुष्यभूति वंश स्थापित हो गया था। पुष्यभूति वर दी फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास बट हैज़ अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर हुन्स इन्वेजन्स। तो वर्धन वंश किसके अधीन था? गुप्त वंश के अधीन था, लेकिन वर्धन वंश को इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिल गई थी जब हुन्स लोगों ने आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन। तो इनका टाइम पीरियड भी बता रखा है कि इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था। तो इसमें आते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन, और इसका टाइम पीरियड है 580 से 605 AD तक। प्रभाकर वर्धन वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन, यानी प्रभाकर वर्धन के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन ने गद्दी को संभाला। द राज्यवर्धन हैड टू फेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डे ऑफ हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। तो राज्यवर्धन को सिंहासन संभालने के पहले दिन से ही समस्याओं का सामना करना पड़ गया था। ग्रहवर्मन द मौखरी, रूलर ऑफ कन्नौज एंड हस्बैंड ऑफ राज्यश्री, sister of Rajyavardhan, was murdered by Devgupta, the ruler of Malwa, who in alliance with Shashank, the ruler of God or northwestern Bengal, now occupied Kannauj and imprisoned राज्यश्री। तो देखिए राज्यवर्धन राजा थे और इनकी बहन थी राज्यश्री, ठीक है। इनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से राज्यवर्धन की बहन की शादी हो गई थी। और एक राजा थे देवगुप्त, जो कि मालवा के राजा थे। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन पे हमला कर दिया था और इनको हराकर, मतलब इनकी जान ले ली थी ग्रहवर्मन की, देवगुप्त ने। उसके बाद देवगुप्त ने नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के एक राजा शशांक का साथ लिया, और जहाँ पर ग्रहवर्मन राज्य करते थे, कहाँ राज्य करते थे? कन्नौज में। तो देवगुप्त ने शशांक राजा के साथ मिलकर कन्नौज पे अपना कब्जा कर लिया था। इसको एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ। तो देखिए राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री, उनकी शादी हुई थी कन्नौज के एक राजा से जिनका नाम है ग्रहवर्मन। फिर देवगुप्त आए, ये थे मालवा के राजा। इन्होंने ग्रहवर्मन पे हमला किया और उनको हरा दिया था। उसके बाद जब ग्रहवर्मन की डेथ हो गई थी तब देवगुप्त ने एक राजा का साथ लिया जो कि है नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के, उनका नाम है शशांक, ठीक है। तो शशांक राजा और देवगुप्त राजा, इन्होंने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था और ग्रहवर्मन की जो पत्नी थी जिनका नाम है राज्यश्री, इनको बंदी बना लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यवर्धन देयरफॉर अंडरटुक अ कैंपेन अगेंस्ट देवगुप्त एंड किल्ड हिम, बट ही वॉज किल्ड बाय शशांक इन 606 AD। इन द मीन वाइल राजश्री एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो देखो, जो देवगुप्त थे उन्होंने और शशांक ने मिलकर राज्यश्री के पति
ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। तो राज्यश्री के भाई, जिनका नाम है राज्यवर्धन, उन्होंने बदला लिया। किससे बदला लिया? देवगुप्त से। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया था, लेकिन 606 एडी में जो शशांक राजा थे बंगाल के, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया था। ठीक है। और इन सभी लड़ाइयों के बीच में जो राज्यश्री बंदी बनकर बैठी हुई थी, वो इस लड़ाई के दौरान यहाँ से भाग गई थी और जंगलों में जाकर छुप गई थी। अब देखो, राज्यवर्धन की तो डेथ हो गई थी, उसके बाद गद्दी को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। इसीलिए राज्यवर्धन के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम है हर्षवर्धन, उन्होंने गद्दी को संभाला था। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उनका रूलिंग टाइम क्या है? 606 एडी से लेकर 647 एडी तक। जब से राज्यवर्धन की डेथ हुई, दैट इज़ 606 एडी, तब से लेकर 647 एडी तक हर्षवर्धन ने राज्य को संभाला। तो अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द किलिंग ऑफ राज्यवर्धन, हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन, ऑल्सो नोन एज शिलादित्य, ascended the Pushyabhuti throne in 606 AD and from this year started the हर्ष era। तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद उनके छोटे भाई हर्षवर्धन ने गद्दी को संभाला, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है शिलादित्य। और 606 AD से ही हर्ष एरा स्टार्ट हो गया था। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षा फर्स्ट रेस्क्यूड हिज widowed sister Rajyashree from the Vindhya forest where she was going to throw herself into the fire। तो सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने सबसे पहले अपनी विधवा बहन राज्यश्री को विंध्या के जंगलों से बचाया, जहाँ पर वो खुद को मतलब आग में धकेलना चाह रही थी, यानी कि एक तरीके से सुसाइड ही करने जा रही थी। तो वहाँ से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया। हर्ष ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज who had occupied it after killing the Rajyavardhan। He not only unified Kannauj with Thaneshwar but also made it his new capital, which made him the most powerful king of northern India। तो हर्ष ने पहले अपनी बहन को जंगलों से बचाया, उसके बाद हर्ष ने कन्नौज पे जो राज कर रहा था शशांक, उसको कन्नौज से बाहर निकाल दिया था। दो राजा थे ना, देवगुप्त था और शशांक था। तो देवगुप्त को तो राज्यवर्धन ने मार दिया था, लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन को ही मार दिया था। तो जीता कौन इन पूरी लड़ाइयों में से? शशांक बचा था। तो शशांक ने कन्नौज पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो हर्षवर्धन ने इस शशांक को कन्नौज के जगह से बाहर निकाला। उसके बाद कन्नौज को थानेश्वर के साथ मिलाकर कन्नौज को अपनी नई राजधानी बना दिया था, और इसकी वजह से हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया का बहुत ही पावरफुल राजा बन गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष देयर आफ्टर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ईस्ट अगेंस्ट शशांक विद अ व्यू टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धन एंड द ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन। तो जो शशांक था वो बेसिकली कहाँ का राजा था? वेस्ट बंगाल का, और नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल जो कि ईस्ट साइड में आता है। तो हर्ष ने अपने भाई राज्यवर्धन और अपने ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक के खिलाफ काफ़ी प्लान्स बनाए और ईस्ट की साइड चल दिया था। हर्ष वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट गॉड, बट इन हिज सेकेंड एक्सपीडिशन टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक ही कंक्वेर्ड मगध एंड शशांक्स एम्पायर। तो जब पहली बार हर्ष ने आक्रमण किया था गॉड पे, गॉड मतलब यहाँ पर भगवान नहीं है, यहाँ पर है GAUD, गाउड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जो शशांक थे वो गाउड के ही रूलर थे। तो यहाँ पर अटैक किया था हर्षवर्धन ने, ताकि वो अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ की डेथ का बदला ले सके। तो जब पहली बार आक्रमण किया हर्षवर्धन ने गाउड पर, तब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जीत नहीं पाए थे। लेकिन जब दोबारा हमला किया हर्षवर्धन ने, तब हर्षवर्धन जीत गए थे और शशांक की मृत्यु हो गई थी। फिर शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने मगध को जीत लिया था और शशांक के एम्पायर को भी जीत लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे।
Harshvardhan defeated Dhruvsen II, the Maitrak ruler of Vallabhi. However, Harsh, in order to secure the safety of western boundary, reinstated him and gave his daughter in marriage to Dhruvsen II. Dhruvsen II accepted the position of feudatory vassal. It was an important diplomatic achievement of Harsha. तो हर्ष ने कुछ ऐसा आइडिया लगाया होगा जैसे कि ये पूरा एम्पायर है, ठीक है, हर्ष का, और ये है वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पहले हर्ष ने ये सोचा होगा कि अच्छा वेस्टर्न में तो एक राजा रहते हैं जिनका नाम है ध्रुवसेन II, और यहाँ पर एक जगह थी वल्लभी, वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन II, ठीक है, जो कि वेस्ट में पड़ता था। और हर्ष के एम्पायर की जो वेस्टर्न साइड थी उसकी सेफ्टी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो हर्ष ने पहले तो ये सोचा कि चलो ध्रुवसेन II से युद्ध करा जाए। फिर युद्ध करने में हर्ष जीत गया था, ध्रुवसेन II हार गया था। लेकिन हर्ष ने ध्रुवसेन II की शक्तियों को पहचाना और वो काफ़ी बलशाली था ध्रुवसेन II, इसीलिए हर्ष ने फिर से ध्रुवसेन II की गद्दी को वापस लौटा दिया था और अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन II से करवा दिया था, ताकि जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसकी सेफ्टी बनी रहे। अब देखो, ये तो है हर्ष का पूरा एम्पायर, इस साइड है वेस्ट का एम्पायर। अगर वेस्टर्न साइड में सेफ्टी कम है और यहाँ पर अगर हर्ष कनेक्शंस बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, यहाँ पर रिश्तेदारी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टर्न साइड में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ध्रुवसेन II और हर्ष रिलेटिव्स हो गए हैं। और ध्रुवसेन II ने एक पोजीशन है ऑफ फ्यूडेटरी वेसल, उसको एक्सेप्ट किया, और ये थी हर्षवर्धन की एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कोर्स ऑफ हर्षास कॉन्क्वेस्ट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड्स द डेक्कन। पुलकेशन II of Chalukya dynasty of Vatapi inflicted a decisive defeat on him at the bank of Narmada. It was the only defeat of Harsh's victorious life. तो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे हर्ष एक ऐसी यात्रा कर रहे थे जिसका कुछ ना कुछ एक रीज़न था। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपीडिशन, इसका मतलब होता है किसी खास मकसद से की जाने वाली यात्रा। तो कोई रीज़न होगा जिस वजह से हर्षवर्धन साउथ साइड में एक जर्नी तय कर रहे थे। उसी दौरान हर्ष को चालुक्य वंश के एक राजा जिनका नाम था पुलकेशिन II, उन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के पास हराया था, और ये हर्ष की एकमात्र हार थी, यानी कि पहली बार हर्ष चालुक्य वंश के पुलकेशिन II राजा से हारे थे। द चालुक्य रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब हर्ष एज द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ नदर्न कंट्री। अब देखो, हर्ष सिर्फ एक बार ही हारा था चालुक्य वंश के राजा से, ठीक है। तो इस वजह से चालुक्यास का जो रिकॉर्ड है उनसे ये पता चलता है कि जो हर्ष है वो नदर्न इंडिया के बहुत ही शक्तिशाली और महान राजा थे। द एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान एंड गंगा वैली एज फार एज असम। हिज एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स टू। तो जो हर्ष का साम्राज्य है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, और ये जो साम्राज्य है ये नदर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान और गंगा वैली से लेकर आसाम तक पूरा फैला हुआ था, और इसमें दूर दूर के जो फ्यूडल किंग्स हैं वो भी शामिल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। हर्ष मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। इन 641 AD he sent an envoy to Taishong, the Tang Emperor of China. 3 Chinese missions subsequently visited his court. तो हर्ष ने चाइना के साथ कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हुए थे, और 641 AD में इन्होंने हर्ष ने, ठीक है, अपना एक दूत चाइना में भेजा था। फिर उसके बाद 3 चाइनीज़ मिशंस हर्ष के दरबार में आए। Huinsang, the celebrated Chinese pilgrim, visited India during Harsha's reign. He spent about 8 years in the dominions of Harsha. तो चाइना से एक यात्री हैं जिनका नाम है हुएनसैंग। ये चाइना से भारत में आए थे और हर्षवर्धन के
रूलिंग टाइम में 8 साल हर्षवर्धन के साम्राज्य में रहे और वहाँ पर रहकर उन चाइनीज़ यात्री ने वहाँ का सब कुछ नोट किया कि भाई यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खान पान है लोगों का, ठीक है। इन सब के बारे में जानकारियाँ हासिल करी ह्वेनसैंग ने। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जो हर्षवर्धन है उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे हर्षवर्धन के रूलिंग टाइम में जिनको उन्होंने नोट किया। Huensang mentions two most celebrated events of Harsha's reign at the assemblies at Kannauj and Prayag. The Kannauj assembly was held in the honor of Huensang and to popularize Mahayana sect of Buddhism. The Prayag assembly was held in 643 to 644 AD. In Prayag, Harshvardhan used to celebrate religious festivals at the end of every 5 years at the confluence of Ganga, the Yamuna and the Saraswati. It is said that this was the beginning of कुंभ फेयर। तो ह्वेनसैंग ने हर्षवर्धन के रूलिंग टाइम में हुए दो बहुत ही फेमस इवेंट्स का जिक्र करा है। तो इसमें पहला आता है असेंबली एट कन्नौज। तो जो कन्नौज असेंबली है इसको हम KA से लिखेंगे। कन्नौज असेंबली ये हुई थी 643 AD में और ये असेंबली ह्वेनसैंग के वेलकम के लिए करी थी और ह्वेनसैंग को सम्मानित करने के लिए करी थी और इसके साथ ही साथ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए भी ये असेंबली थी। तो आपको समझ में आया कि कन्नौज असेंबली का दो मेन मोटिव क्या था। एक तो था ह्वेनसैंग को वेलकम करने के लिए, ह्वेनसैंग को सम्मानित करने के लिए, और दूसरा रीज़न था बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी असेंबली है दैट इज़ प्रयाग असेंबली, वो कब हुई थी, आइए देखते हैं कब हुई थी। तो प्रयाग असेंबली हुई थी 643 AD से लेकर 644 AD तक। और प्रयाग में हर्षवर्धन हर 5 साल के अंत में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम पर हर 5 साल बाद हर्षवर्धन यहाँ पर क्या करते थे, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट, ओके। और माना जाता है कि यहीं से कुंभ के मेले की शुरुआत भी हुई थी। हर्षवर्धन वॉज अ शैव बाई फेथ बट ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू अदर सेक्ट। ह्वेनसैंग पोर्ट्रेज हिम एज लिबरल बुद्धिस्ट हु ऑल्सो ऑनर्ड गॉड्स ऑफ अदर सेक्ट। तो जो हर्षवर्धन है वो बाई फेथ शैव थे, यानी उनकी आस्था शैव धर्म में थी, लेकिन वो सभी सेक्ट को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और जो ह्वेनसैंग है वो सब कुछ नोट कर रहे थे वहाँ पर हर्षवर्धन के दरबार में रहकर, तो उन्होंने हर्षवर्धन को एक लिबरल बुद्धिस्ट कहा है जो कि सभी धर्म को इक्वल मानते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्वेनसैंग, नालंदा यूनिवर्सिटी मेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क वॉज मेंटेन्ड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम 100 विलेजेस विच ग्रांटेड बाय हर्षवर्धन। तो ह्वेनसैंग के अनुसार जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए है, इसको 100 विलेजेस से मिलने वाले रेवेन्यू से चलाया जाता था जो कि हर्ष ने ही दिया था। He died in 647 AD. Harsh does not appear to have any heir in his throne, which was usurped after his death by his minister named अरुणाश्व। तो हर्षवर्धन का जो निधन था वो 647 AD में हुआ और उनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे, उनके कोई भी पुत्र नहीं थे जो कि राजगद्दी को संभाल सके। इसीलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके एक मंत्री जिनका नाम था अरुणाश्व, उन्होंने गद्दी पर कब्जा कर लिया था। हर्षवर्धन वॉज नॉट ओनली अ पैट्रॉन ऑफ लर्निंग बट वॉज हिमसेल्फ एन अकम्पलिश्ड ऑथर। ही रोट 3 संस्कृत प्लेस दैट इज़ नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन केवल शिक्षा से प्रेम ही नहीं करते थे, उनको ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो बस पढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी एक अच्छे राइटर थे, ठीक है। उन्होंने ऐसे 3 संस्कृत नाटक भी लिखे हैं जो कि काफ़ी फेमस है। इनका नाम है, पहला आता है इसमें नागानंद, दूसरा है रत्नावली प्ले और थर्ड आता है इसमें प्रियदर्शिका। अब देखो कोई राजा मतलब एजुकेशन पे भी ध्यान देता है, खुद की एजुकेशन पे, और वो खुद भी एक राइटर हैं और कभी भी वो किसी भी लड़ाई में हारे नहीं हैं, तो वो सोचिए आप कितने महान राजा रहे होंगे हर्षवर्धन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखो राजा खुद भी इतने शिक्षित थे तो वो आसपास भी अपने जो उनकी कंपनी थी
उनका फ्रेंड सर्कल था वो भी एक अच्छा ही होगा, जिस वजह से वो खुद भी ग्रो कर रहे थे और अपने फ्रेंड्स को भी ग्रो कर रहे थे। इसलिए हमको अपने फ्रेंड्स सोच समझ कर ही बनाने चाहिए, ठीक है, जो हमें भी ग्रो होने में हेल्प करे और खुद भी ग्रो हो, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ना कि डीमोटिवेशन। ऐसे काफ़ी दोस्त होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन अपने दोस्तों को भी नीचे गिरा देते हैं, तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए आप। So he gathered around him a circle of learned men of whom Banbhat, the author of Harshcharita, and Kadambari and Mayur, the author of Mayur Shatak and Surya Shatak, are the well known. तो हर्षवर्धन ने अपने दरबार में ऐसे कई विद्वानों को इकट्ठा किया हुआ था, जिनमें से एक हैं बाणभट्ट और दूसरे हैं मयूर। बाणभट्ट ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गैदर कर रखी थी और इन्होंने एक लिखा था हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। और दूसरे हैं मयूर। मयूर ने लिखे थे मयूर शतक और सूर्य शतक, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं, बाणभट्ट ने क्या क्या लिखे? हर्षचरित और कादम्बरी। और मयूर ने लिखे मयूर शतक और सूर्य शतक। नेक्स्ट है हर्ष गवर्नड हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन्स एज द गुप्ता डिड, एक्सेप्ट दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। तो हर्ष ने भी अपने साम्राज्य को गुप्ता की तरह ही चलाया, जैसे गुप्ता लोगों ने अपना साम्राज्य चलाया था उसी प्रकार हर्ष ने भी अपना साम्राज्य चलाया। लेकिन एक फ़र्क था कि हर्षवर्धन ने डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को चुना, यानी कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी थी, ठीक है। तो ये सब था हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन एक काफ़ी महान राजा थे जो कि एजुकेटेड भी थे और काफ़ी पॉपुलर भी थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, और ये एक राइटर भी थे, ठीक है। आप इनको ऑलराउंडर कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये रही आपकी स्माइली। स्माइली की तरह स्माइल करते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।